गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे, UIS एकेडमी कोरबा से। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिक विज्ञान एवं मानव के लिए उसकी प्रासंगिकता के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो पारिस्थितिकी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, सबको पता है किसको बोला जाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी को बोला जाता है। तो पारिस्थितिकी होती क्या है, माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन यही आना चाहिए। ठीक, तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण और जो जीव हैं, जीव मतलब कोई भी जीव ले सकते हैं, जीव जंतु ले सकते हैं, मनुष्य ले सकते हैं, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जंतु, ठीक है, और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध हैं उनका अध्ययन पारिस्थितिकी द्वारा किया जाता है, इकोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ठीक, पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध हैं उनका अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? ठीक, तो इसी को इकोलॉजी कहा जाता है, ये भी पता है आप लोगों को। क्लियर? ठीक, देखिए अब क्या है ओक्योलॉजी। ये क्या है? वो इकोलॉजी मीन्स इकोलॉजी जो है इसी से बना हुआ है। इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग, वो इकोलॉजी की बात करें हम, वो इकोलॉजी शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इसका प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका। ठीक है, ओइकोलॉजी नामक शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो ओइकोलॉजी नामक शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अब बात करते हैं ओइकोलॉजी है क्या। तो देखिए, ओइकोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये ओइकोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है जो हमारा वो है ओइकोस और दूसरा है हमारा लोगोस। ओइकोस मतलब क्या होता है? रहने का स्थान। ओइकोस का अर्थ होता है रहने का स्थान, और वही लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो ओइकोलॉजी है वो ओइकोस और लोगोस शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ओइकोस का अर्थ होता है रहने का स्थान और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्लियर है? ओइकोलॉजी, इकोलॉजी। जो इकोलॉजी है वो ओइकोलॉजी से मिलकर ही बना हुआ है। क्वेश्चन अगर आता है कि ओइकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया, 1869 में ओइकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? वो हुआ था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ये बेसिक चीज है, इतना आपको नॉलेज में होना चाहिए। क्लियर? पारिस्थितिकी किसे कहा जाता है ये पता चल गया आप लोग को। पर्यावरण और जीवों के मध्य जो अंतर संबंध होता है उनका अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। क्लियर? अब हम देखेंगे भारत में जो इकोलॉजी के जनक हैं। अब क्वेश्चन समझेंगे आपकी, मैं कौन से क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से लिंक करे हुए रहते हैं। ठीक, इससे पहले हमने क्या देखा था? ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये क्वेश्चन था। तो किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है भारत में इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में इकोलॉजी का जनक कहा जाता है आर मिश्रा को। क्लियर? अब देखिए, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। इकोलॉजी मतलब मैं आपको क्या बताई थी? पारिस्थितिकी बताई थी। अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र, इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मैं बताइए, आर मिश्रा ने किया था। अब यहाँ पर आ रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम जिसे कहा जाता है। तो इसका प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग सबसे पहले 1935 में A.G. टांसले ने किया था। क्लियर है? क्या क्या आपको बेसिक चीज यहाँ पर पता चल गई? सबसे पहले तो ये कि ओइकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1869 में। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है, भारत में इकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आर मिश्रा को कहा जाता है। ठीक, पारिस्थितिक का जनक कहा जाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र की बात हो रही है। अब पारिस्थितिकी तंत्र, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? सन 1935 में इस शब्द का प्रयोग हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो इसका प्रयोग हुआ था A.G. टांसले के द्वारा हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर करना पड़ेगा यहाँ तक आपको, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर क्वेश्चन आपका बन जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, ठीक है, तो वहां पर A.G. टांसले तो रहेगा ही, क्योंकि ये तो आंसर ही है। लेकिन आपको
कंफ्यूज करने के लिए जिसने पारिस्थितिकी का सबसे पहला प्रयोग किया था उसको भी दिया रहेगा आर मिश्रा। उसके बाद फिर जिसने इकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया उनका नाम रहेगा। इस टाइप से कंफ्यूज करने के लिए वही चीजें आपको दी रहेंगी। इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, किसके जनक कौन है, कौन सा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर, ठीक। देखिए अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की। तो पारिस्थितिक तंत्र है वो दो प्रकार से मिलकर बना होता है, दो घटक से मिलकर बना होता है, एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक मतलब क्या, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, और जैविक घटक मतलब क्या, जिसमें जीवन पाया जाता है। तो देखिए अजैविक घटक को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला है हमारा भौतिक, दूसरा अकार्बनिक और तीसरा कार्बनिक। भौतिक मतलब क्या समझते हैं आप, जैसे कि हमारा तापमान आ गया, ठीक है, टेम्परेचर, आर्द्रता आ गई, ह्यूमिडिटी आ गई, और इसमें प्रकाश आ गया, वायुमंडलीय दाब आ गया, ये सारी चीज़ें आती हैं भौतिक के अंतर्गत। भौतिक मतलब क्या, हम क्या देख रहे हैं, अजैविक घटक के बारे में देख रहे हैं। अजैविक घटक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। तो हम भौतिक के अंतर्गत देख रहे हैं वे घटक जो भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से हैं, तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, वायुमंडलीय दाब है। ठीक, उसके बाद फिर हम देखेंगे अकार्बनिक घटक के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं। तो इसमें आता है हमारा जल, ठीक है, दूसरा है हमारा वायुमंडलीय गैस, तीसरा है हमारा मिट्टी, चौथा है खनिज और चट्टान। क्लियर है। उसके बाद फिर जो है कार्बनिक, कार्बनिक घटक के अंतर्गत हमारा प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, वसा आ गया, मतलब मिनरल्स आ जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। अजैविक घटक के अंदर 3 चीजें हमने देखी, भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। भौतिक के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा, अकार्बनिक के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा, और कार्बनिक के अंदर हमने क्या क्या देखा। ये तीनों प्रकार के जो घटक हैं उनसे मिलकर ही अजैविक घटक का निर्माण होता है, जो कि क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का एक पार्ट है। क्लियर। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का जो दूसरा पार्ट है जिसको जैविक घटक कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अपने को देखना है, इसके अंतर्गत 3 चीजों को रखी गई है, एक तो उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक अपघटक। आपको इससे नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, उत्पादक मतलब जो उत्पादन करता है, ठीक है, उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करता है, अपघटक मतलब अपघटक तो आप जानते ही हैं। बस वही है, जैविक घटक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्लियर है। ठीक, अब आगे हम देखेंगे पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रकार। ठीक, तो देखिए पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। पहला तो होता है अपना प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा होता है हमारा मानव निर्मित परितंत्र। ठीक, अब देखिए जो प्राकृतिक परितंत्र मतलब वह परितंत्र जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही जो क्वेश्चन है उसी में आपका आंसर छिपा रहता है, थोड़ा सा सेंस लगाने की जरूरत होती है बस। दूसरा देखिए मानव निर्मित परितंत्र मतलब वह परितंत्र जिसका निर्माण जो है मानव द्वारा होता है। ठीक, तो क्या कहलाएगा, मानव निर्मित परितंत्र कहलाएगा। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रकार के बारे में बात कर रही हूँ। पारिस्थितिकीय तंत्र को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है प्राकृतिक परितंत्र, दूसरा है मानव निर्मित परितंत्र। तो प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत भी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसको, प्राकृतिक परितंत्र को। कौन कौन सा, स्थलीय और जलीय। स्थलीय मतलब समझ आ रहा है स्थल, और जलीय मतलब जो जल में हो। तो देखिए जो स्थलीय परितंत्र है इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, वन, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा प्रदेश। स्थलीय है मतलब स्थलीय में तो मैदान वाले क्षेत्र में ये सारी चीजें होंगी। वन जल में नहीं पाया जा सकता है। दूसरा घास का मैदान है, ये जल में नहीं पाया जा सकता। ठीक है, मरुस्थल जल में हो सकता है क्या, और नहीं टुंड्रा जल में हो सकती है। तो बस वही है, जो स्थलीय है उसमें स्थल प्रकार का जो भूस्थल पर जिस प्रकार के वन पाए जाते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो कौन कौन सा है, एक तो वन है, ठीक है, दूसरा हमारा घास का मैदान आ गया, तीसरे में मरुस्थल आ गया, और चौथा में क्या है, हमारे टुंड्रा प्रदेश हो गए। ठीक है, अब देखिए वन मतलब क्या, कितने प्रकार के वन होते हैं जिसको इसमें शामिल किया गया है। तो पहला तो हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन हो गए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मतलब जिसका निर्माण वे वन जो कि ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है उनको। दूसरा हमने क्या देखा, शीतोष्ण पतझड़ वन। पतझड़ वन मतलब नाम से क्लियर है। तीसरा देखिए बोरियल या शंकुधारी वन, जिसको टैगा वन भी कहा जाता है। शंकुधारी वन मतलब उनमें जो पत्तियां रहती हैं वो उनकी जो स्टार्टिंग होती है भाग वो नुकीला टाइप का होता है, उसको शंकुधारी वन कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार वन हमने देखा। कौन कौन सा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देख लिया, दूसरा हमने शीतोष्ण पतझड़ वन देख लिया, और तीसरा हमने देखा बोरियल या शंकुधारी वन। बोरियल वन किसे कहा
जाता है, ये भी क्वेश्चन में आ जाएगा, इसलिए दोनों नाम याद रखना है। शंकुधारी वन को ही बोरियल वन कहा जाता है और इसे ही टैगा वन भी कहा जाता है। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे मानव निर्मित परितंत्र। अभी तक हम प्राकृतिक परितंत्र की बात कर रहे थे, क्योंकि जो मैदान है वो तो प्राकृतिक प्रदत्त होती है, जो घास के मैदान हो गए या वन हो गए, जंगल हो गए, फॉरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें प्रकृति के द्वारा अपने को दी गई होती हैं। ये अलग बात है कि हम आर्टिफिशियल ट्रीज लाकर अपने से भी फॉरेस्ट का निर्माण करते हैं, लेकिन अगर हम नहीं भी करेंगे तब भी जब वहाँ पर पानी की बूंदें पड़ेंगी तो अपने आप भी वहाँ पर से वनस्पति निकल जाती हैं। ठीक है, इस कारण से ये सारे प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए मानव निर्मित परितंत्र। मानव निर्मित परितंत्र मतलब नाम से क्लियर होना चाहिए, वह परितंत्र जिसका निर्माण मानव द्वारा होता है। क्लियर है? तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहला, मानव निर्मित परितंत्र को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा सौर ऊर्जा और दूसरा हमारा जीवाश्म ईंधन। मतलब जो पहला पार्ट है वो सौर ऊर्जा पर निर्भर है और जो दूसरा पार्ट है वो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। तो सौर ऊर्जा पर निर्भर जो है उसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? खेत, एक्वाकल्चर, जिसके अंतर्गत अपन ले सकते हैं कृत्रिम तालाब, जिसका निर्माण मानव करता है। ठीक, और दूसरे नंबर पर क्या है? जीवाश्म ईंधन पर निर्भर, मतलब कि जैसे कि नगरीय और औद्योगिक परितंत्र है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया क्या क्या चीज मैं आपको बताई, जो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार है जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा प्राकृतिक परितंत्र हो गया और दूसरा हमारा है मानव निर्मित परितंत्र। ठीक है, तो उसमें जो प्राकृतिक परितंत्र है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैंने बताया, एक बताया स्थलीय और दूसरा बताया जलीय। ठीक है, और वहीं पर जब हम मानव निर्मित परितंत्र देख रहे थे तो उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक सौर ऊर्जा पर जो निर्भर है और दूसरा जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। इसके बारे में हमने डिटेल देख लिया, स्थलीय के बारे में भी हमने डिटेल में देख लिया। अब हम बात करेंगे जलीय परितंत्र के बारे में। ठीक है, तो जलीय परितंत्र के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत हमारा आ जाता है अलवणीय जलीय परितंत्र, जिसको क्या कहा जाता है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी कहा जाता है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत हम रुका हुआ जल भी ले सकते हैं और उस जल को भी ले सकते हैं जो कि बहता रहे लगातार। रुका हुआ जल से तात्पर्य हमारा है हम तालाब ले सकते हैं, कृत्रिम रूप से बना हुआ या फिर प्राकृतिक रूप से बना हुआ। तो तालाब में क्या होता है? जो पानी रहता है वो स्थिर रहता है, बहता नहीं रहता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बहता हुआ पानी लेते हैं तो उसमें हम नदी ले सकते हैं, जिसमें से पानी ठहरती नहीं है, वो लगातार बहती रहती है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं अलवणीय जलीय परितंत्र। इसी में दूसरा पार्ट हमारा बोल रहा है सागरीय परितंत्र। सागरीय परितंत्र मतलब क्या? हमारा मरीन इकोसिस्टम। तो देखिए इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं जैसे कि हमारा खुला समुद्र हो सकता है, या फिर इसमें तट रेखा ले सकते हैं, बैरियर द्वीप ले सकते हैं। तो ये सारा हमारा मरीन इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। तीसरा हम देखेंगे यहीं पर क्या है? ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ये क्या होता है? संक्रमणकाली परितंत्र। अब ये क्या होता है? संक्रमणकाली परितंत्र मतलब अपन ले सकते हैं आर्द्र भूमि, ठीक है, या फिर मैंग्रोव वन को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा जलीय परितंत्र जो कि प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। तो क्लियर है? क्या क्या बताई मैं? प्राकृतिक परितंत्र मतलब जो प्रकृति द्वारा निर्मित है उसको प्राकृतिक परितंत्र कहते हैं। तो इसको दो पार्ट्स हमने देख लिया, एक तो स्थलीय देख लिया, जलीय देख लिया। स्थलीय मतलब जो स्थल में जिसका साक्ष्य, या हमको ये बोलना चाहिए जिसकी अनुभूति हमको स्थल में होती है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है स्थल, तो उसको बोला जाता है स्थलीय परितंत्र। ठीक, और जलीय परितंत्र जो जल में पाया जाता है, जिसकी अनुभूति अपने को जल में होती है, उसको जलीय परितंत्र कहा जाता है। स्थल परितंत्र में क्या आया है? टोटल या तो मरुस्थल वाला भाग आया है, या फिर घास के मैदान आ गए हैं, या फिर वन आ गए हैं, जो कि प्रकृति प्रदत्त होती है वो भूमि। तो ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा? वन देखा, तीन टाइप से वन देखे, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और शंकुधारी वन। शंकुधारी वन को ही टैगा वन कहा जाता है, हमने यहाँ पर देखा, और उसी को ही बोरियल वन भी कहा जाता है। इसी का जो दूसरा पार्ट था जलीय, इसमें हमने क्या क्या देखा? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम देखा, जिसमें दो प्रकार के जल को शामिल किया गया है, एक जो ठहरा हुआ रहता है और दूसरा जो बहता रहता है। ठहरे हुए में हमने तालाब को एग्जांपल थ्रू दिया, और जो बहता हुआ है उसमें आप नदी आप खुद सोच सकते हैं, नदी बहती रहती है, इसका आंसर उसमें एग्जांपल के लिए नदी को लिया गया है। नेक्स्ट हमने देखा मरीन इकोसिस्टम, तो इसका क्या मतलब है? सागरीय परितंत्र, जो खुला समुद्र होता है उसको हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक है, और तीसरा हमने देखा संक्रमणकाली परितंत्र। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा? संक्रमण कालीन परितंत्र मतलब क्या है? ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा मैंग्रोव वन हो गया हमारा, ठीक है,
ये सारी आर्द्रता भूमि हो गई, इनको हम रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र वाला चैप्टर है वो यहाँ पर के लिए बस इतना ही। इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट की चीजें जो कि क्वेश्चन में पूछी जाती हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है शैवालों की वृद्धि, जो शैवालों में तीव्र वृद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एल्गी ब्लूम। क्या कहा जाता है? एल्गी ब्लूम। दूसरा क्वेश्चन बनता है जलीय तंत्र में फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि से पानी का रंग परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे रेड टाइड कहते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था रामसर सम्मेलन? ईरान में हुआ था। उस सम्मेलन का क्या नाम था? ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है। तो रामसर नाम था उस सम्मेलन का, और हुआ कहाँ? ईरान में हुआ। कब हुआ? 1971 में हुआ था। ठीक, किस लिए हुआ था? आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए हुआ था। देखिए, एक ही में चार क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे, तो पूरा याद रखना है आपको। नेक्स्ट बोल रहा है भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। देखिए, 1971 में रामसर जो सम्मेलन है वो ईरान में हुआ है, और उसी रामसर सम्मेलन में भारत ने भी पार्टिसिपेट करने के लिए हस्ताक्षर किया। कब किया? 1982 में किया। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है हमारा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील भी शामिल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की बात हो रही है, भारत की दो चीजों को उसमें शामिल किया गया है। एक तो हमारा लोकटक झील को शामिल किया गया है, और दूसरा हमारा केवलादेव घाना जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको ऐड किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवालों में रंग जुजेंथिली शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है? जुजेंथिली शैवाल के कारण होता है। किसमें? प्रवालों में जो रंग होता है उसकी बात की जा रही है। किसके कारण होता है? जुजेंथिली शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक पोषण स्तर से जीवों को अपने पिछले स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या बोला जा रहा है? जैसे कि मान लीजिए कोई उत्पादक है, उत्पादक में अपन ले सकते हैं हरे पेड़ पौधे हैं जिसको भोजन के रूप में शाकाहारी जो जंतु हैं वो ग्रहण करते हैं, फिर शाकाहारी जो जंतु हैं उनको मांसाहारी जो जंतु रहते हैं वो जो है उनका भक्षण करते हैं। तो इस क्रिया में सिर्फ जो पोषक स्तर है वो एक जीव से दूसरे जीव तक 10% ही ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब एक जीव से दूसरे स्तर तक जा पाती, ये बोला जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का कितना प्रतिशत मात्रा पहुंचता है? तो सिर्फ 10% मात्रा पहुंचता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है? बस यहीं तक था आज के वीडियो में। आप लोग को ये समझ आना चाहिए, फैक्ट तो बिल्कुल भी याद रहना चाहिए आपको, और जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से समझना है। इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है, जो कि पारिस्थितिकी पर था, पारिस्थितिकी तंत्र पर था। आई होप आप लोग को वीडियो समझ आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए।